आज की वीडियो में हम देखेंगे म्यूचुअल फंड में अकाउंटिंग कैसे होता है, मतलब P&L अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, और ख़ास करके बैलेंस शीट में कहाँ कौन सी एंट्री कहाँ पे होती है, और एसेट साइड क्या होता है, और लायबिलिटी साइड क्या होता है, वो थोड़ा बहुत देखेंगे। और बाद में हम देखेंगे वैल्यूएशन, क्योंकि एसेट वैल्यूएशन बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, नेट एसेट्स जो होती है वो जनरली बैलेंस शीट में है एसेट माइनस लायबिलिटीज़। तो नेट एसेट्स उस तरह से होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो एसेट साइड क्या दिखाया जाता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, जो भी स्कीम का पर्टिकुलर टोटल इन्वेस्टमेंट होता है वो एसेट साइड दिखाया जाता है। जैसे सिक्योरिटीज़, अलग अलग सिक्योरिटीज़ में हमने इन्वेस्ट किया है तो वो एसेट साइड आएगा, और उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू, मार्क टू मार्केट वैल्यू, उस हिसाब से एसेट साइड उसका वैल्यू रिफ्लेक्ट होगा। एट द सेम टाइम यूनिट कैपिटल, मतलब लायबिलिटी साइड लायबिलिटी नहीं होती लेकिन यूनिट कैपिटल होता है। इन्वेस्टर ने जो भी इन्वेस्ट किया है वो फेस वैल्यू पे दिखाया जाएगा, और वो होता है यूनिट कैपिटल, है ना। तो जैसे 10 रुपये की फेस वैल्यू पे अगर इन्वेस्टर्स ने मतलब मार्केट में 1 लाख यूनिट है तो कितना होगा, 10 lakhs इज अ यूनिट कैपिटल फॉर एग्जाम्पल। वैसे ही करोड़ों में होता है, तो उस तरह से लायबिलिटी साइड यूनिट कैपिटल दिखाया जाएगा। और जो भी अप्रिसिएशन होगा तो वो एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में से कैरी फॉरवर्ड किया गया रिजर्व होगा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट होगा। और अगर लॉस होता है तो वो एसेट साइड आएगा। तो अगर हम मान के चले कि प्रॉफिट है तो फिर यूनिट कैपिटल प्लस प्रॉफिट फॉर दैट पर्टिकुलर फंड वो दिखाया जाएगा लायबिलिटी साइड, और एसेट साइड जो भी इन्वेस्टमेंट है वो दिखाया जाएगा। जनरली म्यूचुअल फंड में जो भी लायबिलिटी होती है अदर देन दिस, वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। जैसे सैलरी पे करना बाकी है, या फिर शॉर्ट टर्म लोन लिया जा सकता है म्यूचुअल फंड द्वारा, वो आगे हम देखेंगे। तो वो लायबिलिटी साइड आता है। शॉर्ट टर्म ले सकते हैं म्यूचुअल फंड का, लॉन्ग टर्म लोन नहीं ले सकते। शॉर्ट टर्म लोन जो कि डे टू डे खर्च को निभाने के लिए लिया जाता है। तो फंड्स नेट एसेट्स वैल्यू इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। ठीक है, नेट एसेट हमने पहले देख लिया है, एनएवी क्या होता है, फिर भी एक बार फिर से रेफर कर देते हैं। नेट एसेट ऑफ द स्कीम, जो ये बैलेंस शीट में जो नेट एसेट निकली, एसेट माइनस लायबिलिटी अपॉन नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। जैसे हम भी एग्जाम्पल में हमने दिखाया था कि 1 लाख है, तो अपॉन 1 लाख यूनिट्स करेंगे नेट एसेट्स के अपॉन, तो वो जो भी वैल्यू निकलेगी वो एनएवी, नेट एसेट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फंड। अगर डिटेल में देखा जाए तो मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, एसेट क्या होता है, तो कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस रिसीवेबल। अगर कहीं से कोई रिसीवेबल है छोटा मोटा तो वो अदर एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम ये होता है कि जो इनकम हो चुकी है लेकिन अभी तक हमारे पास नहीं आई है, दैट मीन्स आर सपोज टू बी, वो इनकम आने वाली है नियर बाई फ्यूचर में, तो उसको एक्रूड इनकम बोला जाता है। और एक्रूड एक्सपेंस उसको बोला जाता है जो कि एक्सपेंस हमने कर दिया है लेकिन पेमेंट करना हमारी तरफ से बाकी है। तो ऐसे भी एक्सपेंस होते हैं। काफ़ी वेंडर्स होते हैं जो कि सर्विस दे देते हैं लेकिन उनका पेमेंट हम बाद में करते हैं, तो उस तरह का जो एक्सपेंस होता है उसको एक्रूड एक्सपेंस बोला जाता है। ठीक है, तो उस तरह से और अदर पेएबल्स एंड अदर लायबिलिटीज, जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती है तो वो माइनस हो जाए। तो उस तरह से होता है नेट एसेट्स वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन एनएवी डेट। ओपन एंडेड में क्या होता है कि नंबर ऑफ यूनिट बढ़ते रहते हैं, कम भी होते रहते हैं, क्योंकि अगर कोई रिडीम ज़्यादा कर लेता है तो यूनिट कम हो जाता है, और नए इन्वेस्टर आते हैं और ख़रीद ज़्यादा होती है
तो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाते हैं। तो एज ऑन डेट एनएवी जब हम निकालते हैं उस दिन के लिए कितने यूनिट है वो देखना पड़ता है, ठीक है। देखिए एनएवी को इफेक्ट कौन कौन सी चीज़ करती है। एनएवी को इफेक्ट जो हमने पहले देखा बैलेंस शीट में कौन कौन सा पार्ट आता है, लेकिन फिर भी हम अदर टाइटल देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइटल में एनएवी इफेक्ट करती है। कैपिटल गेन सबसे बड़ा इफेक्ट तो वही होता है, एप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स या डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स। लॉस होगा तो एनएवी कम होगी, अगर गेन होगा जिस किसी भी सिक्योरिटीज़ में हमने इन्वेस्ट किया है और गेन होगा तो एनएवी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। डिविडेंड इनकम या फिर इंटरेस्ट इनकम, देखिए डिविडेंड इनकम होता है अगर स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो डिविडेंड इनकम रहता है। अदर सिक्योरिटीज़ लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड या वहाँ पे तो इंटरेस्ट मिलता है। तो उस हिसाब से ये इनकम भी ऐसी होती है कि भाई डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है, हमने बुक पे ले लिया, लेकिन अब मिलना बाकी है तो एक्रूड इनकम होगी वो, और उस केस में एनएवी बढ़ेगी। डिविडेंड इनकम से एनएवी बढ़ती है, लॉस या एक्सपेंस से एनएवी कम होती है। फिर अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, अदर जो शॉर्ट टर्म मैंने जो बोला कि उस हिसाब से छोटी मोटी एसेट्स से इनकम एनएवी बढ़ती है और लायबिलिटीज से एनएवी कम होती है। और यूनिट नंबर ऑफ यूनिट के फ्लक्चुएशन से भी एनएवी ऊपर नीचे होती रहती है। तो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एनएवी। देखिए अभी एक और चीज़ अकाउंट पर्पज से जान लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा जो एनएवी में ऊपर नीचे होने का जो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है वो होता है कैपिटल एप्रिसिएशन से या फिर कैपिटल डेप्रिसिएशन से। अभी उसमें ये जान लेते हैं कि कैपिटल एप्रिसिएशन रियलाइज गेन कैसे होता है। रियलाइज गेन ऐसे होता है कि जब बुक वैल्यू जो भी सिक्योरिटीज होती है वो बेच दिया, मतलब ऊपर जैसे 100 रुपये का सिक्योरिटीज हमने 110 में बेच दिया तो रियलाइज हो गया। अगर बेचा नहीं है, हाँ उसका प्राइस अभी मार्क टू मार्केट वैल्यू के हिसाब से 110 चल रहा है तो वो रियलाइज नहीं हुआ, वो अनरियलाइज प्रॉफिट हुआ। द सेम वे अगर वो लॉस में चल रहा है और अगर हमने ऑन पेपर ही रखा लॉस तो वो अनरियलाइज हुआ। और अगर हमने स्टॉप लॉस जैसे 95 का हमारा स्टॉप लॉस था और 100 रुपीज़ में हमने सिक्योरिटी भी ली थी तो 95 हो गया और ट्रिगर हो गया, हमने बेच दिया तो इट बिकम अ रियलाइज, ठीक है। तो उस तरह से अकाउंटिंग होता है कि भाई ये अनरियलाइज है, ये रियलाइज प्रॉफिट है। और सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी रियलाइज प्रॉफिट है वही डिविडेंड के तौर पे स्कीम के डिविडेंड के तौर पे दिया जा सकता है। अनरियलाइज प्रॉफिट है, ऑन पेपर दिख रहा है कि भाई हमें इतना ये स्कीम में प्रॉफिट हुआ, लेकिन अनरियलाइज है, मतलब हमने बुक नहीं किया है या फिर लॉस हमने बुक नहीं किया है, तो लॉस में तो डिविडेंड देने का सवाल ही नहीं आता। लेकिन प्रॉफिट में अनरियलाइज प्रॉफिट से आप डिविडेंड नहीं दे सकते, ठीक है। अकाउंटिंग पर्पस एएमसी का सबसे बड़ा इनकम क्या होता है, क्योंकि एएमसी अपने एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेमेंट करना पड़ता है। तो एएमसी का सबसे बड़ा जो प्रॉफिट रहता है वो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस जो फंड से लेती है वो होता है। उसका जो चार्जेस होता है वो मोटा मोटा इस तरफ होता है, इस तरह से होता है। और दिस आर द मैक्सिमम परसेंटेज दे कैन टेक 1.25% 100 करोड़। कोई भी स्कीम के पहले जो 100 करोड़ होते हैं वो 100 करोड़ में से 1% पर 1.25% पर एनम वो ले सकता है, ठीक है। और 100 करोड़ के ऊपर जो भी फंड अवेलेबल है, चाहे वो एप्रिसिएशन होके हो या फिर यूनिट कैपिटल भी उससे ज़्यादा हो, तो उसमें से वो सिर्फ और सिर्फ 1% ले सकता है, ठीक है। 0.25% कम होगा।
अच्छा, जो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है, अगर विद इन 1 ईयर कोई इन्वेस्टर रिडीम कर लेता है तो 1% चार्ज लगाएगा। वो एक तरह का लोडिंग चार्ज होगा, एग्जिट लोड होगा, और वो चार्ज भी एएमसी लेती है। ठीक है, हमने अभी तक इन्वेस्टमेंट फीस देखी एंड एडवाइजरी फीस देखी, और उसके अलावा भी एक्सपेंसेस होते हैं। तो एएमसी मैक्सिमम 2.5% ऑन फर्स्ट 100 करोड़ ले सकती है, 2.25% ऑन नेक्स्ट 300 करोड़, मतलब 101 से 400 करोड़ तक 2.25%, 2% above 300 एंड अप टू 700 करोड़, मतलब और जो 300 करोड़ होगा, मतलब 401 करोड़ से लेके 700 करोड़ तक, वहाँ पे वो ले सकता है 2%, और उसके ऊपर होगा 1.75%। यही चीज़ डेब्ट फंड में 0.25% से कम हो जाएगी। स्लैब यही रहेंगे, लेकिन 0.25% से, क्योंकि डेब्ट स्कीम में जनरली कम एक्सपेंस होता है। ठीक है, ये अकाउंटिंग की बात हुई। हम अगले वीडियो में देखेंगे टैक्सेशन। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, जिससे कि ये सबके काम आ सके। थैंक यू।